बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफिलियंस। तो आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.5। आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, उसमें लिखा है 2 माइनस √5। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कौन से नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं और कौन से नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, या किन नंबर्स का कॉम्बिनेशन रैशनल नंबर होता है और किन नंबर्स का कॉम्बिनेशन इर्रेशनल नंबर होता है। ये हमने डिस्कस किया था। ओके, चलिए देखते हैं। 2 माइनस √5 हम लोगों ने डिस्कस किया था, कभी भी कोई रैशनल नंबर या इर्रेशनल नंबर कैसे होता है। अब यहाँ पर मुझे एक रैशनल नंबर दिख रहा है 2 और एक इर्रेशनल नंबर दिख रहा है √5। तो जब भी किसी रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर में से या इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर में से माइनस किया जाता है तो हमेशा हमें एक इर्रेशनल नंबर ही मिलता है। तो डेफिनेटली ये कैसा नंबर होगा, ये एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, रीज़न चाहें तो आप लिख सकते हैं कि 2 माइनस √5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर एज difference of a rational and an irrational number is irrational. Okay, next part है इसका 3 प्लस √323 माइनस √23। सिंपल सी बात है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। 3 प्लस √23 माइनस √23। अब ये प्लस माइनस सेम वैल्यूज़ के साथ में है तो कैंसिल हो गई दोनों वैल्यूज़। क्या मिला मुझे? 3 दैट इज़ कि एक रैशनल नंबर है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो 3 इज़ a rational number. ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट नंबर 3 लिखा हुआ है 2 √7 डिवाइडेड बाय 7 √7। अब इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर दिख रहा है मुझे √7 ऊपर न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो ये कैंसिल हो गए। क्या मिला मुझे? 2/7। और ये साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि दिस इज़ अ रैशनल नंबर। तो बहुत इजीली हम क्लासीफाई कर पा रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। पार्ट नंबर 4 लिखा है 1/√2। 1/√2 हमने रैशनलाइजेशन सीखा था, पहले रैशनलाइज कर लेते हैं इसको, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, क्या मिलता है हमें। ठीक है, रैशनलाइजेशन का क्या मेथड था कि हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है और सेम नंबर से डिवीजन भी करना है। तो √2 इंटू √2 दैट इज़ क्या हो जाएगा, ये √2 होल स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था जब भी √2 या किसी भी नंबर का अंडर रूट है यानी स्क्वायर रूट है और उसका स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या बच जाता है, सिर्फ अंदर का जो नंबर है जो रेडिकैंड है वही बच जाएगा, दैट इज़ 2, यानी √2/2। अब यहाँ पर एक इर्रेशनल नंबर डिवाइडेड बाय एन रैशनल नंबर, तो क्या होगा ये? डेफिनेटली ये एक इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो √2/2 is an irrational number. ठीक है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि 1/√2 is an irrational number. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 5 लिखा हुआ है 2π। पाई के बारे में हम लोग जानते हैं पहले से ही कि पाई खुद से ही एक इर्रेशनल नंबर है। अब पाई अगर इर्रेशनल नंबर है और उसमें मैं एक रैशनल नंबर मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो क्या होगा? डेफिनेटली वो एक इर्रेशनल नंबर ही बनेगा, क्योंकि किसी भी रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमें एक इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो ये 2π भी एक इर्रेशनल नंबर हुआ। ठीक है,
ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। नीचे कुछ एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, उनको सिंप्लीफाई करना है। पहली एक्सप्रेशन है आपकी 3 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस अंडर रूट 2। अब साफ साफ मुझे दिख रहा है कि ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे ब्रैकेट के साथ में, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना। तो 3 इज मल्टीप्लाइड बाई 2, सिंपल, जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ब्रैकेट जैसे सॉल्व करते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, देन बीच में प्लस लिखा हुआ है तो प्लस लिख देंगे। उसके बाद 3 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2, ओके। देन अब ये 3 का तो हो गया, अब आया अंडर रूट 3, तो प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 2 अंडर रूट 3, and then again plus under root 3 is multiplied by under root 2, under root 3 multiplied by under root 2, okay। अब 3 2s are 6 plus 3 under root 2 plus 2 under root 3 plus under root 3 multiplied by under root 2, that is under root 6, 3 2s are 6। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जब भी इस तरह से लिखा हो अंडर रूट ए मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट बी, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी, है ना। तो वही यहाँ पे भी हुआ है, अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 6। तो ये आपका हो गया सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद देखते हैं सेकेंड पार्ट, लिखा हुआ है 3 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस अंडर रूट 3। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं हम लोग। a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मुझे आइडेंटिटी लगती हुई दिखाई दे रही है, तो बाई अप्लाइंग दिस आइडेंटिटी मैं बहुत आसानी से कह सकती हूँ a स्क्वायर दैट इज़ 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ अंडर रूट 3 होल स्क्वायर। 3 स्क्वायर यानी 9 माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर दैट इज 3, 9 माइनस 3 इज 6, सिंपल। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, थर्ड पार्ट में लिखा है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, ओके। अब साफ साफ मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है कि a प्लस बी होल स्क्वायर लग रहा है यहाँ पर, तो लगा देते हैं बाय अप्लाइंग दिस आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या होता है ये, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। तो यही आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। a क्या है, अंडर रूट 5 है, b क्या है, अंडर रूट 2 है। तो अप्लाई जब करेंगे आइडेंटिटी, तो a स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई b, 2 इंटू a क्या है, अंडर रूट 5, b क्या है, अंडर रूट 2 प्लस b स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 2 स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, अंडर रूट 5 स्क्वायर दैट इज 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 यानी अंडर रूट 10। सेम ये यहीं पे जैसे हमने किया था, ये प्रॉपर्टी यूज़ की थी, वही प्रॉपर्टी यहाँ पर भी लग रही है ना। अंडर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2 दैट इज अंडर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, ओके, प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर दैट इज 2। अब यहाँ 5 और 2 तो ऐड किए जा सकते हैं, 7 प्लस 2 अंडर रूट 2। अब क्या हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स नहीं है। समझने के लिए ये बोल सकते कि ये अंडर रूट 10 की फैमिली का है और ये तो बेचारा खाली कांस्टेंट की फैमिली का है, तो हम दोनों को कैसे जोड़ सकते हैं। तो इसलिए यही इसकी सिंप्लीफिकेशन है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4। लिखा हुआ है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। अब यहाँ पर भी वही आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है मुझे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सेम आइडेंटिटी यही वाली है ना, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है, अंडर रूट 5
स्क्वायर, और माइनस बी क्या है, √2 यानी √2 स्क्वायर, दैट इज √5 स्क्वायर यानी कि 5 माइनस √2 स्क्वायर दैट इज 2, 5 माइनस 2 इज 3, बस सिंपल। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमस्टेंस से C of a circle to its diameter, say D, that is pi equal to C by D, and this seems to contradict the fact that pi is irrational, and how will you resolve this contradiction? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि पाई जो होता है वो होता है C by D। C क्या है? C है आपका सर्कमफेरेंस, ओके, सर्कमफेरेंस किसका? सर्कल का, और D क्या है? डायामीटर है, ओके। अब आपको क्या पूछा जा रहा है कि जैसे C by D दिख रहा है ये, तो C by D तो भाई रैशनल नंबर के फॉर्म में दिख रहा है ना, P by Q, लेकिन हमें पता है कि पाई जो होता है वो एक इर्राशनल नंबर होता है। तो ये तो मतलब जो लिखा है पाई इक्वल टू C by D, तो ये वाली चीज़ तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है इस चीज़ को कि पाई इर्राशनल नंबर है। तो आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले समझने की बात क्या है कि आप ये समझिए कि क्या यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन है भी या नहीं। क्या वो कंफ्यूज करने की तो कोशिश नहीं कर रहा है एग्जामिनर, या क्वेश्चन में जो भी पूछ रहा है हमसे, क्या वो हमें कंफ्यूज तो नहीं कर रहा है? पहले ये चेक करना है कि सही मायने में यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है भी या नहीं है। चलिए देखते हैं। मैं अगर बात करूँ पाई की, तो मुझे पता है कि पाई की वैल्यू होती है 22/7, है ना। ये 22/7 की वैल्यू जो है वो कैसी वैल्यू है? ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 3.14 समथिंग समथिंग डॉट डॉट डॉट, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है ये। दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है अगर, तो हम जानते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर कैसा होता है? हमेशा इस तरह का नंबर एक इर्राशनल नंबर होता है। हमने पढ़ा है ये, है ना, कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो भी नंबर्स होते हैं वो हमेशा इर्राशनल नंबर की कैटेगरी में जाते हैं। तो अगर नंबर 3.14 समथिंग 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 था, जो कि रिपीट भी नहीं हो रहा था और ना ही रुक रहा था, तो कैसा नंबर होगा? वो एक इर्राशनल नंबर होगा। ज़्यादातर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में ही ये पाई की वैल्यू यूज़ की जाती है। वहाँ पर कई बार आपने देखा होगा कि पाई की वैल्यू को 22/7 लेने के लिए कहा जाता है कि टेक पाई इक्वल टू 22/7, और कई बार स्पेशली लिखा जाता है वहाँ पर कि टेक पाई इक्वल टू 3.14, ऐसे लिखा हुआ होता है। तो वो क्यों लिखा होता है? वो इसीलिए लिखा होता है कि कई बार वो चाहता है कि आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के साथ निकाल लें, कई बार वो चाहता है कि आप एग्जैक्ट वैल्यू के साथ निकालें। हालांकि वो भी एग्जैक्ट नहीं है, उसके आगे भी कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ डेसिमल नंबर्स हैं जो कि आपको लिखने होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो एक अप्रॉक्सीमेशन की ही बात हो रही होती है। तो बेसिकली यहाँ पर जो हम बात करना चाह रहे हैं वो ये कि ये रैशनल नंबर है या इर्राशनल नंबर है। यहाँ से मुझे क्लियरली समझ में आ गया कि देयरफॉर ये एक इर्राशनल नंबर है ना। इतना तो मुझे समझ में पक्की बात आ गई है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, इसका मतलब ये एक इर्राशनल नंबर है 3.14। वो एक अलग बात है कि 3.14 को एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 दे दी गई, जिसको हम ये समझ रहे हैं कि वो एक रैशनल नंबर है। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर खाली हम 22/7 की बात करें तो हो सकता है कि हम उसको रैशनल नंबर बोल दें, लेकिन क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की, तो हम इसको रैशनल नंबर नहीं बोल सकते, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे जैसे सर्कमफेरेंस बाय डायामीटर की बात की गई है, तो अगर आप किसी भी सर्कल के जिसका रेडियस कुछ भी है, फिक्स है, उसका सर्कमफेरेंस और उसका डायामीटर दोनों का रेशियो जब भी निकालेंगे आप, तो हमेशा आपको वैल्यू 3.114 समथिंग समथिंग ही मिलेगी ऑलवेज। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि पाई की वैल्यू इर्राशनल ही है, रैशनल नहीं है।
यानी कि यहाँ पे हम कोई कॉन्ट्रडिक्शन की बात ही नहीं हो रही। यहाँ पर तो सब कुछ जो बात फैक्ट है वो ये भी फैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भी हो सकता है कि सी की वैल्यू भी इर्राशनल हो और डी की वैल्यू भी इर्राशनल हो, यानी अल्टीमेटली ये पूरा सॉल्व होने के बाद एक इर्राशनल वैल्यू मुझे डायरेक्ट मिल जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि खाली सी की वैल्यू इर्राशनल हो और डी रैशनल हो, तब भी मुझे एक इर्राशनल नंबर ही मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि ये आपका इर्राशनल हो और ये रैशनल हो, तब भी मुझे एक इर्राशनल नंबर ही मिलेगा। कभी भी मुझे ऐसा नहीं मिलेगा कि ये भी एक रैशनल वैल्यू मिल जाए, ये भी एक रैशनल वैल्यू मिल जाए, हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं। तो क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे कि वी नो पाई इक्वल टू 22/7 विच इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर, बट दिस इज एन approximate value, approximate value. Okay, then आगे क्या लिखेंगे फिर हम? ये वाला पार्ट तो मैंने समझाने के लिए बस लिखा है, यहाँ पर लिखना बेसिकली यहाँ से आप, है ना। इसके आगे क्या लिखेंगे हम कि if we divide 22/7 then we get 3.14 ... ठीक है, इसके 14 के बाद की वैल्यूज़ आपको नहीं भी पता है अगर, तो भी कोई बात नहीं, आप 3.14 लगा के और ... भी लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। तो उसके बाद विच इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग नंबर, दैट इज एन इर्राशनल नंबर, है ना, यानी कि एक इर्राशनल नंबर है। अब क्या हुआ, अब क्या कहें हम? एंड ऑल्सो सर्कमफेरेंस, यहाँ पे ब्रैकेट में आप सी भी लिख दीजिए, और उसके बाद सर्कमफेरेंस और डी, आई मीन डायामीटर, ठीक है, बोथ कैन बी इर्राशनल नंबर। डिवीजन की बात जब हम कर रहे हैं तो बोथ कैन बी इर्राशनल नंबर। ठीक है, ये बात लिखनी ज़रूरी है। सो वी कंक्लूड, तो हमें एक बात पता लगी, क्या पता लगी? दैट देयर इज़ नो कॉन्ट्रडिक्शन, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है यहाँ पर। कंफ्यूज करने की बात हो रही थी, है ना। देयर इज़ नो कॉन्ट्रडिक्शन, therefore pi is an irrational number। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, लिखा हुआ है रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। चलिए देखते हैं कि किस तरह से करना है इसको। सबसे पहले क्या करना है हमें? सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। ठीक है, 9.3 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करना है? मार्क कर देते हैं इसको पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये है 9.3 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? इसके आगे 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड करना है इसको। ठीक है, चलिए एक्सटेंड कर देते हैं। ये रहा, ठीक है। इसको पॉइंट नंबर सी मार्क कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था कि आपको ए सी से मोर देन हाफ, मतलब
AC जितना है उसका मोर देन हाफ खोलना है। क्यों खोलना है भाई? क्योंकि मुझे मिड पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो मिड पॉइंट लेने के लिए मोर देन हाफ खोला है हमने। एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, ओके ओके। उसके बाद यहाँ पे हमने मेटल टिप को रखा और उसके बाद एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ। अब क्या करेंगे? ज्वाइन नहीं करेंगे, सिर्फ हमें मिड पॉइंट चाहिए। तो मिड पॉइंट के लिए बस मिड पॉइंट हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, ओके। सपोज कि मैं इसको मार्क कर देती हूँ D। अब क्या करना है? कंपास को, अपने मेटल टिप को यहाँ पे D पे रखना है और कितना खोलना है? A तक के जितना खोलना है, ठीक है। यहाँ पे रखा है हमने और ये A से थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे आ गया। थोड़ा सा खोलना पड़ेगा इसको, ठीक है, खुल गया है। अब क्या करेंगे? हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे। ये C पॉइंट पे आके मिलेगा, ठीक है। अब ये C पॉइंट पे आके मिल गया। अब क्या करना है? अब आपको B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और इस तरह से ड्रॉ करना है कि वो आपके सेमी सर्कल को सपोज E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दे। उसके बाद क्या करना है? ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है, मतलब ये जो परपेंडिकुलर दिख रहा है BE, यही आपका √9.3 है। इसको नंबर लाइन पे लाना है तो क्या करेंगे? हम नीचे की तरफ आर्क ले आएंगे, मतलब इतना हमने लिया है, इतना रेडियस खोला है और एक आर्क लगा दी है नीचे की तरफ, ताकि हम इसको जब एक्सटेंड करें तो मुझे उसका पॉइंट मिल जाए √9.3 का, ठीक है। तो ये मेरा हो गया पॉइंट √9.3, ठीक है। ये पॉइंट मेरा हो गया 0, ये पॉइंट हो गया 1 और ये वाला पॉइंट हो गया √9.3। क्लियर? बहुत सिंपल है। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। बहुत आसान है, हमने सीखा भी था लास्ट लेक्चर में कि किस तरह से हमें रैशनलाइज करना होता है डिनोमिनेटर्स को। यहाँ पे आपके फर्स्ट पार्ट में लिखा है 1/√7। तो जब रैशनलाइज करते हैं हम डिनोमिनेटर को, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले नीचे का डिनोमिनेटर देखते हैं। जो भी आपका डिनोमिनेटर है, सेम डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई भी करते हैं न्यूमरेटर को और डिवाइड कर देते हैं डिनोमिनेटर को सेम नंबर से। तो √7 और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? √7 और √7 मल्टीप्लाइड बाई √7। डिनोमिनेटर में ही आ गई वैल्यू। ऊपर न्यूमरेटर में √7 है और नीचे √7 मल्टीप्लाइड बाय √7, यानी कि √7 होल स्क्वायर। दो बार आ रहा है, इसका होल स्क्वायर इसका मतलब हुआ। और हमने सीखा था जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट हो और उसका स्क्वायर हो तो क्या बच जाती है वैल्यू? अंदर का जो रेडिकेंड आपको दिख रहा है वही बच जाएगा, है ना। अब हमारा काम क्या था? रैशनलाइज करना, यानी कि डिनोमिनेटर में से रेडिकल एक्सप्रेशंस को हटाना। तो हमने कर दिया, हो गया रैशनलाइज, सिंपल। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका लिखा हुआ है 1/√7 माइनस √6। ये इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। क्या था वो? कि जब भी हमें इस टाइप के नंबर्स को इस टाइप के इर्रेशनल नंबर्स को रैशनलाइज करना हो तो क्या करना है? सेम वही काम करना है जो अभी हमने ऊपर किया। मतलब डिनोमिनेटर में जो आपको रेडिकल एक्सप्रेशंस दिख रही हैं उसको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर के साथ में और डिनोमिनेटर के साथ में। फ़र्क क्या होगा? सिर्फ कि इसका जो साइन है वो एक्सचेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यानी कि अगर मैं करूँ इसको रैशनलाइज तो क्या होगा? ये √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और √7 प्लस √6 से डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। अब न्यूमरेटर को यानी कि √7 प्लस √6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? √7 प्लस √6। डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है? देखिए ध्यान से, ये है वैल्यू और ये है वैल्यू, यानी कि √7 माइनस √6 और मल्टीप्लाइड बाई √7 प्लस √6।
यही वैल्यू है। क्या करेंगे अब हम देखते हैं भाई। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पर, जो कि क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू तो एज इट इज़ है, डिनोमिनेटर में बस क्या हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 7 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 स्क्वायर। बाय यूजिंग, यहाँ पे लिख देते हैं आइडेंटिटी, बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। कौन सी वाली? a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब क्या हुआ भाई इसके आगे? अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा 7 माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर क्या होगा 6, यानी कि अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 1। इसका सीधा सा मतलब क्या है? ये अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। ओके, हो गया रैशनलाइज। डिनोमिनेटर में से रेडिकल एक्सप्रेशन को हटाना था, हट गई। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है? सेम यही है, मतलब नंबर्स बस अलग हैं, बाकी सेम वही मेथड है इसमें भी, है ना। अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 लिखा है, तो वही काम करना है हमें कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, लेकिन ख्याल क्या रखना है कि बीच के साइन को बदल देना है। प्लस है तो माइनस, जैसे इसमें माइनस था तो यहाँ पे प्लस कर दिया हमने, है ना। सेम वही काम करना है। अब अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 ही रहेगा। और डिनोमिनेटर में ये दिख रहा है मुझे कि अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आइडेंटिटी लगेगी तो क्या होगा अंडर रूट 5 स्क्वायर, और इसी तरह से माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 स्क्वायर दैट इज 5, अंडर रूट 2 स्क्वायर दैट इज 2, है ना। तो क्या बच गया भाई? अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। रेडिकल एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में से हटाना था, यहाँ पे भी हट गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट है इसका, एकदम सेम, ये भी वैसे ही है। 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 2 ये लिखा है, तो सेम वही काम यहाँ पे भी करना है। ये सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, बस साइन को बदल देंगे। -7 अंडर रूट 7 माइनस 2 तो है कि यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 7 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 7 प्लस 2। अब ऊपर 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू दैट इज अंडर रूट 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 7 प्लस 2, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर भी, तो अंडर रूट 7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 स्क्वायर दैट इज 7 माइनस 2 स्क्वायर, यानी कि 4। क्या बच गया? फाइनली हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 बच गया, है ना। इससे लास्ट वाले पार्ट में भी डिनोमिनेटर में 3 आया था। 3 या 4 से कोई मतलब नहीं है, बस मतलब इस चीज़ से है कि आपके डिनोमिनेटर से रेडिकल एक्सप्रेशन जो है वो हट जाना चाहिए, तो हट गए, तो ये भी रैशनलाइज हो गया। तो यही कोई क्वेश्चंस थे आपके इस वाली एक्सरसाइज में। तो ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म हुई। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सॉल्यूशन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। ओके, गुड बाय।